जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 17 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। तो साथियों, आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उससे हम यहां पे पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के साथ। भारत का कोई भी वनडे एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, अगर करंट अफेयर जीके पूछा जाएगा तो ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। आइए देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। और पहला प्रश्न है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष से रिलेटेड। हु हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीता बरुआ पिशोरोती। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यशस्वी सोलंकी, ये यहां पर हमारे राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है। एडीसी का काम क्या होता है? हमारे राष्ट्रपति की रक्षा करना। सोनाली मिश्रा जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की डीजी बनी है, पहली महिला महानिदेशक बनी है। और मनाली क्षीरसागर, आप यहां पर देखें तो नागपुर यूनिवर्सिटी आपने जाना होगा, तो 100 साल में पहली बार कोई महिला चांसलर बनी है, उनका नाम है मनाली क्षीरसागर। आपको ध्यान में रखना, संगीता बरुआ पिशोरोती जो कि पीसीआई की यानी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। अब यहां पे हम बात करें तो आप यहां पे पहले आप देखिए संगीता बरुआ पिशोरोती को, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का पहला महिला अध्यक्ष यानी शी हैज बीन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पिशोरोती प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। शी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई। अब ये पीसीआई जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है, इसके लगभग 68 ईयर्स हो चुके हैं जहां पे पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष चुना गया है, कोई वीमेन यहां पे इलेक्ट हुई है एज ए प्रेसिडेंट। क्लियर है? संगीता बरुआ का संबंध किससे? असम स्टेट से है। और ये न्यू दिल्ली में आपको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। ये पत्रकारों के लिए, जो जर्नलिस्ट है, उनका सबसे बड़ा संगठन है। ये जर्नलिस्ट की आवाज को उठाना, इसका मेन वर्क होता है। अब देखिए बात यहां पे महिला की आई है, पहली पीसीआई की अध्यक्ष बनी है। तो 2025 में जितनी भी प्रथम घटनाएं हुई हैं उन सब को भी मैं आपको पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो है शेखा नासिर अल नवैस है। और बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा बनी है। नेपाल की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर सुशीला कर्की है। इग्नू की पहली महिला कुलपति है उमा कांजीलाल। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गेरलिंग साइमंस। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट, इनका नाम है आस्था पूनिया। क्या नाम है इनका? आस्था पूनिया नाम है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष और अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री है। तो ध्यान में रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मैंने आपको पढ़ाई जो पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2025 के लिए महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यहां पे किसे चुना गया है? देखिए, हर महीने आईसीसी यहां पे बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में। और यहां पर शेफाली वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बदौलत इस बार का हमने वर्ल्ड कप भी जीता है, महिला वर्ल्ड कप। तो शेफाली वर्मा यहां पे प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई नवंबर महीने के लिए। तो आप यहां पे शेफाली वर्मा को आप देख पा रहे हैं। तो आईसीसी ने इनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। महिला वनडे विश्व कप हुआ 2025, फाइनल में हमने साउथ अफ्रीका को 87 रन से साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 87 रन बनाए थे और हमने यहां पे इनको हराया। और उसके बाद यहां पर इनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में। तो नवंबर 2025 के लिए पुरुष वर्ग में साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर है साइमन हार्मर, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। अब देखिए, मैं आपको लास्ट 2 मंथ्स के भी प्लेयर ऑफ द मंथ बता देता हूं। सितंबर महीने के लिए अभिषेक शर्मा थे और अक्टूबर 2025 के लिए शेनुरन मुथुस्वामी थे, साउथ अफ्रीका के प्लेयर। सितंबर 2025 में फीमेल कैटेगरी में स्मृति मंधाना थी भारत से, और अक्टूबर 2025 के लिए लॉरा वोलवोर्ड्स थे साउथ अफ्रीका के लिए। सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाया था, साउथ अफ्रीका कप्तान थे महिला वनडे वर्ल्ड कप अभी जो हुआ, जो भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके महिला वनडे वर्ल्ड कप यहां पे जीत लिया। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू की गई? इंडिया की पहली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड रोड ये कहां पे लॉन्च हुई है, किस नेशनल हाईवे में? तो अभी मैं आ रहा था तो मैं इसी रोड से आया हूं, जब मैं वापस रीवा से इंदौर आ रहा था
और आपकी क्लासेस जो स्टार्ट करनी थी, तो इसी रोड से मैं आया हूं और मैंने इसको खुद देखा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसे बनाया गया है, क्योंकि जो हम यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पे सेंचुरी है और यहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिले। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। NH 45 में बना है, नेशनल हाईवे 45। इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे रोड्स पर बड़े बड़े रेड रेड कलर के ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो ये भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड बनाया गया है जो मध्य प्रदेश पे लॉन्च हुआ है। तो वन्य जीवी को सुरक्षा को ध्यान में रख करके इसमें बनाया गया है। आपकी पूरी इसमें स्पीड मेजरमेंट होती है, स्पीड दिखती है, आपकी स्पीड से जा रहे हो। और यहाँ पर बगल में बड़े बड़े बैरिकेड्स भी हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ पर जानवर हैं, आपको ध्यान रख के चलना है, आपको सेफली चलना है। तो सड़क पर आपको अंडरपास और ओवरपास भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे ताकि जानवर सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सके। बहुत सारे यहाँ पे अंडरपास और ओवरपास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस परियोजना का मेन उद्देश्य है सड़क दुर्घटना को कम करना और जो बहुत सारे हमारे वन्यजीव पाए जाते हैं उनको प्राकृतिक मार्ग को सुरक्षित रखना। जो उनका नेचुरल रूट है वो यहाँ आते जाते हैं, तो उस रूट को नेचुरली बनाए रखना ताकि उनको लगे कि हाँ यार वो जंगल में है ना, उनको रोड पार नहीं करना पड़े। तो ये 11.96 किलोमीटर का लंबा हिरन सिंदूर सेक्शन है जो भोपाल जबलपुर को जोड़ता है। बहुत सारे लोगों ने भोपाल जबलपुर जब गए होंगे तो इस प्रकार से उन्होंने देखा होगा। तो जबलपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर ही आपको पाथ देखने को मिलेगा नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में अभी यहीं पर चीते लाए गए हैं और ये सागर में भी पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा देता हूं जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न है आपको बनना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया हाल ही में मध्य प्रदेश ने खुद घोषणा करी कि हम नक्सल फ्री स्टेट है, हमारे यहाँ पर नक्सल के कोई भी केसेस नहीं है। 1 नवंबर को दोस्तों मध्य प्रदेश का क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए चीतों के लिए तीसरा आवास बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में, और अभी इसी के बारे में तो मैं बात ही कर रहा था। ये नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का हिस्सा बन रहा है, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने अभी रिसेंटली में बात करी है कि ताप्ता बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर के यहाँ पे समझौता किया है। भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर बनाया गया ताकि चीता मध्य प्रदेश से राजस्थान जा सके, राजस्थान से मध्य प्रदेश आ सके, और ये यहाँ पे इंटरस्टेट चीता कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पे कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। आप चेक कर लेना आपने सही आंसर दिया या फिर नहीं। तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 यहाँ पे फ़ारेनहाइट में होगा। लेंस की क्षमता को किससे मेजर करेंगे आप, तो डायोप्टर से आप मेजर करते हैं लेंस की क्षमता को। और कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। पारसेक किसकी इकाई है, पानी का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पे होता है, पराश्रव्य तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है, तो बाइसन हॉर्न मारिया डांस है तो किस रीजन में छत्तीसगढ़ में यह प्रदर्शित किया गया, तो बस्तर रीजन। इसका सही आंसर बस्तर हो जाएगा दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में आपको यहां पर देखिए इस प्रकार से बाइसन जो है उसका हॉर्न लगाते हैं और मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। तो ये नृत्य आपको बस्तर के मुरिया जो जनजाति है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस करते हैं। तो जो भी डांस होता है उसमें कलाकार जो है जंगली बैल जिसे बाइसन कहते हैं उनका सींग जैसा सजावट पहनते हैं और डांस करते हैं। तो मारिया नृत्य आमतौर पे ये तब करती है जब फसल कटाई होती है या फिर किसी फेस्टिवल के अवसर पर ये गाया जाता है। तो इस नृत्य में बुद्ध देव और दंतेश्वरी माई ऐसे देवताओं का यहाँ पे पूजा किया जाता है, उनको उनका आह्वान किया जाता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे फेस्टिवल दोस्तों मनाए जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। 2025 के मैं आपको पढ़ा देता हूं, लगभग मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पढ़ा देता हूं। तो हमारा हमेशा से रहा है
कि कोई भी चीज पढ़ा उससे 10-15 चीजें जोड़ दो। तो मंगसीर बग्वाल उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव मणिपुर में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में हाल ही मनाया गया। हॉर्नबिल बर्ड उसकी पूजा की जाती है। रोलैंड उत्सव हिमाचल प्रदेश में। अंतरराष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव कोलकाता में। 44वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला न्यू दिल्ली में। निंगोल चकोबा उत्सव मणिपुर में। मेरा होचोंगबा उत्सव मणिपुर में। और कटी बिहू, जब भी बिहू आए बात असम की होगी। अंबुबाची मेला असम में लगता है, ठीक है। तो एक कामाख्या जहां पे टेम्पल है वहां पे। कुकुर तिहार उत्सव नेपाल में। गई यात्रा नेपाल में। अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव गोवा में लगता है। क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि पर्पल फेस्टिवल कहां पे होता है, और शिग्मो फेस्टिवल गोवा में, ठीक है। तो लगभग आपने 15 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पढ़ लिए केवल 2 मिनट के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। भारतीय नौसेना ने 17 दिसंबर 2025 को किस प्लेस पर अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रॉन कमीशन किया है? तो इंडियन नेवी ने कमीशन किया MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रॉन 17 दिसंबर को। तो कहां पे किया है? इसका नाम है INS हंसा गोवा। क्या नाम है? INS हंसा गोवा नाम है, यहां पे कमीशन किया है। 17 दिसंबर को गोवा में जगह है, वहां पर INS हंसा में नया स्क्वाड्रॉन शामिल है। तो ये स्क्वाड्रॉन जो है MH-60R हेलीकॉप्टर का दूसरा स्क्वाड्रॉन होगा। यहां पर ये इंडक्ट किया जा रहा है, आप यहां पर देख पा रहे हैं हंसा में। तो ये स्क्वाड्रॉन का जो नाम है ये INAS 335 या ऑस्पे प्राइस रखा गया है। तो MH-60R हेलीकॉप्टर बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, और इसे रोमियो हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। इस हेलीकॉप्टर का जो मेन काम होता है ना, यहाँ पर पनडुब्बी रोधी युद्ध, मान लीजिए कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन वॉर हो रहा है 2 देशों के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर ये उसको रोकने का प्रयास करेगा, आप हमारी रक्षा करेगा, और सरफेस पे निगरानी रखेगा, और किसी भी प्रकार का अगर हमें खोज बचाव अभियान स्टार्ट करना है तो ये इस पे हेल्प करेगा ये हेलीकॉप्टर। अगला है आपकी स्क्रीन पर, दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC में शामिल करने का फैसला किया है? तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी, जहां से ऐसे शहर जहां से आप कुछ सीख सकते हैं, जहां से आप कुछ लर्न कर सकते हैं, तो दिसंबर में ऐसे 72 शहर को शामिल किया है, और यहां से आप सीख सकते हैं। तो दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC का विस्तार किया है। 46 कंट्रीज के लगभग 72 नए नेटवर्क को इसमें शामिल किया है, जहां से आप उन शहरों से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। तो अभी तक GNLC में टोटल 91 देश हो चुके हैं, जिसमें 425 शहर हो गए और नए यहां पे इंक्लूड हुए दिसंबर में। तो 12 देश पहली बार ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए। 12 नए देशों को शामिल किया गया। तो पहली बार बेनिन, बुर्किना फासो, चिली, साइप्रस, गिनी बिसाऊ, इराक, मंगोलिया, नाइजर, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, जाम्बिया और अमेरिका, इन सबको शामिल किया गया GNLC की लिस्ट में। तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज जो है दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया, और इसका मेन उद्देश्य है जीवन भर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, यूनेस्को का काम यही होता है कि शिक्षा को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देना, यही इसका काम है। तो भारत के जो 3 जो भारतीय शहर हैं जो कि GNLC का हिस्सा बने हैं, तेलंगाना में वारंगल, केरल में त्रिशूर और नीलांबुर, ये 3 यहाँ पे शामिल हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो यहाँ पे रेगुलर इस बात को जानते हैं वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जो नहीं जानते, जो नए छात्र हैं वो ध्यान से सुने। आपको डाउनलोड करना है स्टडी कर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, और अपना खुद का रिव्यू देना, रेटिंग देना है। तो आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर्स पे जाइएगा, तो आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी जो आप क्लास देख रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हर एक दिन की PDF यहीं पे अरेंज हो जाती है, और शाम को 5 बजे टेलीग्राम में भी मिल जाती है। और टेस्ट सीरीज में अगर आप चले गए तो आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट तो दे ही दो, जो आप क्लास देख रहे हैं उसका फ्री टेस्ट होता है, आपकी रैंक पता चलेगी। आप 18,000 टॉपिक वाइज GK GS के टेस्ट लगा लो। ठीक है, यहाँ पे हर विषय के टॉपिक वाइज टेस्ट है। 12 महीने का मंथली टेस्ट लगा लो, हर महीने का 250-250 क्वेश्चन है। आप प्रीमियम कोर्सेज पे चले जाओ तो वहां पे आपको कोर्स का पैकेज भी मिल जाएगा। आप ई बुक्स पे चले जाओगे तो मंथली बुक्स 12 महीने, 6 महीने,
मैराथन क्लास जो मैंने ली उसकी पीडीएफ सब कुछ वहीं पे मिलेगी। और यहाँ पे प्रीमियम कोर्सेज में भी आपको 12 महीने की करंट अफेयर, 1000 टॉपिक वाइज जीके जीएस जो भी प्रश्न है, पेड कोर्सेज आपके चेक करिएगा आप। अगर आपने अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच ले लिया है दोस्तों, तो आप अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच में आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। 1000 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगे। इसके अलावा 12 महीने का टेस्ट, 12 महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ, और इसके अलावा 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सब कुछ आपको इसे मिलेगा इस जीके जीएस फाउंडेशन बैच में। तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, और भी चीजें हम बात करेंगे लास्ट में, जहां पे आपकी रैंक भी बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किस प्लेस पर किया गया है? तो दोस्तों ये जगह अथानी है। अथानी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और यहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का यहाँ पे जो स्टैचू है अनावरण किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। अथानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, ये माफ कीजिएगा मैंने शायद महाराष्ट्र बोला है, तो कर्नाटक के बेलगावी जिले में है ना। तो अथानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया है। तो शिवाजी महाराज के बारे में आपको हम बात बताएं। देखिए, अभी 44 नंबर के यूनेस्को साइट शामिल हुए हैं, 44 यूनेस्को साइट हो चुके हैं। तो उसमें से हाल ही में जो फोर्ट है शामिल किया गया है। और यहां पे शिवाजी महाराज जो आप देख पा रहे हैं, इनका जन्म हुआ था शिवनेरी किला महाराष्ट्र में 1630 में। साहजी भोसले इनके पिताजी का नाम, जीजाबाई इनकी माता जी का नाम है। मराठा साम्राज्य की नींव इन्होंने रखी थी और इन्होंने स्वराज का विचार दिया। अंग्रेजों के दांत खट्टे किसी ने किए तो यहाँ पे मराठों ने किए हैं। ठीक है, 6 जून 1674 को रायगढ़ जिले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है, जैसे प्रतापगढ़ युद्ध 1659 में, सिंहगढ़ 1670 में, सूरत पर हमला 1664 में। इनकी मृत्यु रायगढ़ किले में हुई 1680 में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है सम्राट पेरेम्बिदुगु मुथैयर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? Who has released a commemorative postage stamp in the honor of Emperor पेरेम्बिदुगु मुथैया? तो सीपी राधाकृष्णन भारत के 14 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, 15 नंबर के माफ कीजिएगा उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, हाल ही फिलहाल में बने हैं। तो इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राजा जी हैं, और इन्हीं के सम्मान पर भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने एक विशेष डाक स्मारक टिकट जारी किया है। तो ये सम्राट पेरेम्बिदुगु मुथैयर के सम्मान पर जारी किया गया, जो आप यहाँ पे तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो ये तमिलनाडु के प्राचीन महान शासक और योद्धा थे। और यहाँ पे हम बात करें तो इनके गौरव और वीरता के प्रतीक को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है, ये इसके लिए जाने जाते हैं। तो बात करें तो पेरेम्बिदुगु मुथैयर तमिलनाडु में 7th से लेके 9th सेंचुरी के बीच के समय है, जब तमिलनाडु में इन्होंने शासन किया था। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पे देश के जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, ये यहाँ पे इसे इनॉग्रेशन करा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने सीमावर्ती पर्यटन के लिए चोला डोकला के द्वार खोले हैं? विच स्टेट ओपन दी चोला डोकला फॉर द बॉर्डर टूरिज्म? तो सिक्किम ने यहाँ पे, आपने नाम भी सुना होगा जेलेपला, है ना, ऐसे जहां ला मिले तो आप समझिए कि हम हिमालयन के पासेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिक्किम में आपको चोला और डोकला के जो गेट्स हैं देखने को मिलेंगे, खोले गए ताकि कि हमारा बॉर्डर टूरिज्म बढ़ाया जा सके। तो चोला डोकला के द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। ये दोनों प्लेस भारत चाइना सीमा के पास स्थित है और ये जाने जाते हैं हिस्टोरिकल स्ट्रेटेजिक प्लेस के लिए। तो चोला दर्रा 1967 भारत चीन के संघर्ष के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और डोकला जो है 2017 में आपको याद होगा डोकलम विवाद हुआ था। तो डोकलम विवाद में ये इसी का कारण ये चर्चा में रहा है। तो इन स्थलों को अभी यहाँ पे टूरिज्म के लिए खोल दिया गया है। भारत और चाइना के बीच में टेंशन कम है, तो चाइना भी कोऑपरेट कर रहा है हमको। तो ये पर्यटक जो है
सीमावर्ती इलाकों का अनुभव कर सकेंगे। ठीक है, तो सिक्किम के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो आपको पता होने चाहिए। बात दर्रे का ही, पासेस क्या है। तो दर्रे क्या होते हैं कि आप देखो इस प्रकार से पर्वत श्रेणियां होती है, बीच में जगह होती है जहां से आप जा सकते हैं, जहां से आप गुजर सकते हैं। आप अपने मोटर वाहन को लेके जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आप इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें दर्रा बोलते हैं। तो नाथुला दर्रा भारत चाइना के बीच में सीमा पर स्थित है। जेलेपला दर्रा भारत चाइना के बीच में व्यापार के लिए मार्ग के लिए जाना जाता है। डोकिंगला दर्रा सिक्किम तिब्बत की सीमा पर है। लाचुंग दर्रा युमथांग घाटी जाने का मार्ग है, और एक लाचेन दर्रा है उत्तरी सिक्किम में स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दर्रे सिक्किम में है। अगला है प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट महादेवा हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेवा हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेवा की हाल ही में शुरुआत करी। इसका मेन उद्देश्य है बच्चों में फुटबॉल प्रतिभा को पहचानना और उनको निखारना। ठीक है, अभी लियोनेल मेसी आए थे, आपने देखा, और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तो उसी कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे खिलाड़ियों में हमारे जो नागरिक हैं वो फुटबॉल के प्रति और आकर्षित हो, इसके लिए स्टार्ट किया गया। तो कार्यक्रम में जो है आप देखिए अंडर 13 खिलाड़ी, जिन 60 ऐसे अंडर 13 खिलाड़ी, 30 इसमें लड़के होंगे, 30 लड़कियां चुने गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि इस स्कीम में 2034 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारत के जो खिलाड़ी होंगे वो यहाँ पर रेडी किए जाएंगे। तो प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र के मिशन ओलंपिक 2026 का हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। ये देवेंद्र फडणवीस है, और ये भी चर्चा में रही है। देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता फडणवीस चर्चा में रहती हैं, आपने देखा है। लियोनेल मेसी है, और भी बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आचार्य देवव्रत को मिला है, जो कि गुजरात के भी राज्यपाल हैं। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में पहले स्थान पे महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के यहाँ पे शिक्षा के लिए दिशा अभियान स्टार्ट किया। महाराष्ट्र MS स्वामीनाथन की जयंती पे, जो कि 7 अगस्त को मनाया जाता है, सतत कृषि दिवस के रूप में मनाएगा। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़े, जहां पे ऐसी खेती करें जहां पे नुकसान ना हो, इस पे ध्यान दिया जाएगा। हाल ही में NCAER का नया महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? Who has recently been appointed new director of NCACR? तो सुरेश गोयल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अदर ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। तो सतीश कुमार कौन है? सतीश कुमार रेलवे के चेयरमैन है। रेलवे के चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार है, ध्यान में रखेंगे आप। फिर है संजय मल्होत्रा, ये RBI में गवर्नर है, RBI के 26 नंबर के गवर्नर है। R वेंकटरमणी कौन है? ये 16 नंबर के अटॉर्नी जनरल है ना, अटॉर्नी जनरल है 16 नंबर के। आर्टिकल नंबर 76 के तहत इनके पद के बारे में बताया गया संविधान में। तो यहाँ पे सुरेश गोयल साहब NCAER के नए डायरेक्टर बने हैं, जिसे कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो ये 11वें महानिदेशक बने, 5 जनवरी 2026 से अपना चार्ज यहाँ पे टेक करेंगे। और पूनम गुप्ता यहाँ के ये पूनम गुप्ता की जगह पे बने हैं। ठीक है, NCAER जो है 1956 में न्यू दिल्ली में स्थापित हुआ। भारत का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा ये इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका इंस्टीट्यूट का मेन काम यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए यहाँ पे पॉलिसी बनाना है। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, तो नितिन नबीन को बनाया गया बिहार से। किसे बनाया गया? नितिन नबीन को। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बहुत ही प्रमुख नेता हैं नितिन नबीन, इनको नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तो ये बिहार में जगह है बैकीपुर विधानसभा, वहां से 5 बार के विधायक रह चुके नितिन नबीन। ठीक है, और ये मंत्री भी रह चुके बिहार गवर्नमेंट में। और इसके अलावा जो इनके अंदर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है। अभी इनकी 45 वर्ष है, पार्टी के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष भी बने हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को स्थापित हुई, अटल बिहारी वाजपेयी और यहाँ पे मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर के स्थापित करी थी।
इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कमल का फूल आपको पता है चुनाव चिन्ह है। प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो भारत के 15 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपने 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा दोस्तों। अब बारी है यहाँ पर ट्रिपल आर की। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो पुराने महीनों का रिवीजन करेंगे नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो किस राज्य को पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिला है? तो पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिला, पन्ना जगह मध्य प्रदेश में है, सी उत्तर होगा। हाल ही में ओडिशा के किन 2 बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो सोनापुर और पुरी गोल्डन बीच को यहाँ पे जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जीआई टैग नहीं, ब्लू सर्टिफिकेट। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद एनसीएसएम को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो सीमू सेट अवार्ड यहाँ पे मिला, ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने कैंसर रोगियों के लिए फ्री में और सस्ती बायोमार्कर परीक्षण सेवा शुरू करी है? तो सर्वियर इंडिया ने स्टार्ट किया, डी राइट आंसर हो जाएगा। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में महिला रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक किस भारतीय तीरंदाज ने जीता है? तो इनका नाम है अंकिता भगत। ठीक है। भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए कौन सी नई प्रणाली स्टार्ट करी है? तो इसका नाम है दृष्टि, बी राइट आंसर हो जाएगा। सालू मर्दा थिमक्का का निधन हो गया। वो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है। 2026 का FIH हॉकी वर्ल्ड कप कौन से 2 देश मिलकर के ऑर्गेनाइज करेंगे? तो बेल्जियम और नीदरलैंड यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर ने किसे असिस्टेंट कोच अपॉइंट किया है? तो शेन वॉटसन को असिस्टेंट कोच यहाँ पे अपॉइंट किया है। दोस्तों अब यहाँ पे 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। जो करंट अफेयर कल आप सबने पढ़े हैं उसको पढ़ेंगे। भारत को एआई के क्षेत्र में दुनिया का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत एआई के क्षेत्र में तीसरे स्थान पे, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना है। कविता चंद का संबंध किस स्टेट से है जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन का सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। नरेंद्र मोदी 15 से लेकर 18 दिसंबर तक किन देशों की यात्रा करेंगे? तो जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, ए राइट आंसर होगा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? तो राजकुमार गोयल बने हीरालाल समरिया के स्थान पर। चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोसे एंटोनियो कास्ट बने हैं। अगला है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने किसे हरा करके खिताब जीता है? तो भारत ने हांगकांग को हराया है। चेन्नई में हुआ ये स्क्वैश वर्ल्ड कप। भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब ऑर्गेनाइज होगी? 2027 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होने जा रही है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ कितनी राशि के विकास योजना के साथ किया जा रहा है? तो 476.3 करोड़ रुपए की राशि के साथ। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में लगातार चौथी बार कौन सा राज्य विजेता बना है? तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे विजेता बना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 की एक रिपोर्ट पेश की गई। भारत औसतन कितने घंटे काम करते हैं? तो 45.7 घंटे हर हफ्ते यहाँ पे भारतीय काम करते हैं। लक्षद्वीप समूह ने पहली बार निवेशक बैठक कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी है? तो इसको कहते हैं बंगाराम द्वीप। क्या कहते हैं? बंगाराम द्वीप। अब दोस्तों ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। एसएससी जेई सिविल का प्रश्न 2023 का, कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र पे नहीं है? तो यहाँ पे चौखंडी नहीं है, बी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पे बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार सिंहासन पे बैठा था, बी राइट आंसर। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए पुष्यमित्र शुंग वंश, उसके बाद शुंग वंश स्टार्ट होता है, पुष्यमित्र शुंग रेस्पॉन्सिबल था। आज का सवाल है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। और आपको यहाँ पे तस्वीर दिख रही है एक महान पर्सनालिटी की, पहचान करके बताएं ये महान पर्सनालिटी कौन है। और 16 दिसंबर के टेस्ट का रिजल्ट है यहाँ पर। लालू राय टॉपर, मोहम्मद नदीम सेकंड, अतीक अंसारी थर्ड, हिमांशु, हरीश, मनोज, मोहम्मद शहजाद, सचिन कुमार, मुकेश और सपना मकवाना। आप 16 दिसंबर करंट अफेयर्स के टॉपर है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज में जाइए, वहीं पर डेली करंट अफेयर टेस्ट लिखा होगा, वहां पे जाकर के टेस्ट को आप दे सकते हो। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई बहनों, स्टडी कर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद
आप डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको आज की पीडीएफ मिलेगी, शाम को 5 बजे टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगी। टेस्ट सीरीज में आप जाओ, यहां पर डेली करंट अफेयर्स का आपको टेस्ट मिलेगा, 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्न मिलेंगे, 12 महीने का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आपको 250 प्रश्नों का टेस्ट मिलेगा, 60% ऑफ के साथ अवेलेबल है। इतने बेहतरीन क्वेश्चन है, आप जरूर इस पर एनरोल करो, इसका बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आपको ई बुक्स मिलेंगे, मंथली बुक्स, 10 महीने, 12 महीने, ये सब ई बुक्स मिलेंगे। प्रीमियम कोर्सेज में बहुत सारे कॉम्बो पैक्स है, ठीक है। तो आप प्रीमियम कोर्सेज में जाओगे तो वहां पे कॉम्बो पैक्स है, आपको उसमें और भी डिस्काउंट है, 99 रुपीज में आपको कॉम्बो पैक्स मिल जाएगा। अगर आपने अर्जुन जी फाउंडेशन बैच लिया है तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये पूरा पैकेज है, 1000 प्लस वीडियोस, 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्न, 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट और 12 महीने की ई बुक इसी में उपलब्ध है। और साथियों, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मैसेज करिएगा। आप प्रीमियम कोर्सेज पे जाएंगे तो 12 महीने 2024-2025 का भी ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे आपको इसका भी डिस्काउंट मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएं, और इंडिविजुअल अगर आपको टॉपिक वाइज जीके जीएस लगाना है तो भी आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का पैकेज है, करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, हमारी बुक्स भी है जिससे आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट और अमेजन से। स्टैटिक जीके की बुक है, आप जाइए वहां से ऑर्डर करिए। दोस्तों, आज रात को 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, डेली आपका मैराथन सेशन होगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको 1000 स्टैटिक पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ भी आपको मिलते रहेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय।